तो मैं बहुत सारी पीआईएल करता रहता हूं। तो 2014 के पहले मेरी पीआईएल पे फैसला आता था कोर्ट का, लेकिन 2014 के बाद से मेरी पीआईएल इन्फेक्चुअस होने लग गई हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि फैसले के पहले सरकार उस पर कुछ कर देती है। तो एक मेरी पीआईएल अभी इन्फेक्चुअस हो गई, जिसमें मैंने मांग किया था कि संविधान के चित्रों को वापस लाया जाए। ये मेरे हाथ में असली संविधान है और ये मेरे हाथ में नकली संविधान है। आपके कॉलेज में ये वाला है कि ये वाला है? नकली वाला। तो सारे कॉलेज में भी नकली संविधान, हाई कोर्ट में भी नकली संविधान, सुप्रीम कोर्ट में भी नकली संविधान, सब लोग नकली संविधान पढ़ रहे थे। तो मैं कोर्ट में लड़ रहा था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विथ 22 पिक्चर्स एंड 299 सिग्नेचर्स मस्ट बी यूज्ड। कहीं मेरा स्पीच सुन लिया होगा, राधा मोहन अग्रवाल जी ने राज्यसभा में बात उठा दिया कि भाई ये नकली वाला संविधान बंद होना चाहिए। आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंद होना चाहिए, असली वाला चलना चाहिए। भाई भगवत गीता तो असली वाली पढ़ाई जाएगी ना, भले ही उसको कोई पब्लिशर छापे, लेकिन भगवत गीता का श्लोक बदल सकते हैं क्या? रामायण का श्लोक रामायण की चौपाई बदल सकते हैं क्या? बाइबल कोई भी पब्लिश करे, आप उसके वर्सेस को बदल सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे बदल सकते हैं? मेन हमारा यह कहना था। और मुझे खुशी है कि राधा मोहन अग्रवाल जी ने राज्यसभा में उठाया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने तुरंत सरकार को बोला कुछ करो, और सरकार ने बोला है कि अब हम अप्रैल के बाद जो भी पब्लिश होंगे वो ओरिजिनल पिक्चर्स के साथ पब्लिश होंगे। इसका फायदा क्या होगा? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अच्छा पिक्चर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? पिक्चर आ जाएगी तो संविधान का मिस इंटरप्रिटेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि जो 22 पिक्चर्स हैं उनका उस चैप्टर से कनेक्शन है। जैसे पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 9 पे पिक्चर बनी हुई है राजा विक्रमादित्य की, और पार्ट 9 किसका है? पंचायत का। तो मैसेज क्या है कि जो पार्षद हैं और प्रधान वो राजा विक्रमादित्य जी की तरीके प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से सबकी समस्या सुनेंगे। पार्ट 15 है इलेक्शन से रिलेटेड। तो इलेक्शन के पहले किसका इसमें चित्र है? छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का। तो मैसेज ये था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे चलेंगी, और हम लोग वोट देने वाले ये देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे सबसे क्लोज काम कर रही है, उसको वोट करेंगे। पार्ट 2 है सिटीजन। तो सिटीजन पे क्या बना हुआ है? गुरुकुल बना हुआ है। मैसेज क्या था कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम पे होगा, जो वेस्टर्न का एजुकेशन सिस्टम है या फॉरेन एजुकेशन सिस्टम ये नहीं होगा। हमारा जो अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम होगा वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसमें फ्रंट कवर पे अजंता की फोटो, अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ, 4 शेर, हाथी, घोड़ा, नंदी जी। पार्ट 1 पे सिंधु घाटी की सभ्यता, जेबू बैल। पार्ट 2 पे वैदिक काल के गुरुकुल बने हुए हैं। पार्ट 3 पे पुष्पक विमान से राम लक्ष्मण सीता जी वापस आ रहे हैं। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है? वो सरकारों को डायरेक्शन देता है कि आपको क्या क्या करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नेवरथलेस टू फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 37 आप पढ़िएगा कि जितना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है उतना इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो फंडामेंटल राइट पे राम लक्ष्मण सीता की फोटो, मैसेज क्या था कि भारत की सरकारों की ड्यूटी है भारत में राम राज्य स्थापित करें। और पार्ट 4 पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। किसका उपदेश दे रहे थे? धर्म का उपदेश दे रहे थे, पंथ का नहीं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। माय पीआईएल इज पेंडिंग इन द कोर्ट। व्हाट इज धर्मा, व्हाट इज रिलीजन? इनफैक्ट धर्मा यूनाइट्स एंड रिलीजन डिवाइड्स। द बेसिक डिफरेंस इज दिस। तो वो मैटर चल रहा है, वो अलग बात है। तो पार्ट 4 पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसका मतलब यह था कि पॉलिटिकल पार्टियां निष्पक्ष होकर काम करेंगी, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद ये सब नहीं करेंगी, और धर्म के अनुसार काम करेंगी। पार्ट 5 पे गौतम बुद्ध जी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। पार्ट 6 पे भगवान महावीर की फोटो। पार्ट 7 पे सम्राट अशोक की फोटो। पार्ट 8 पे हनुमान जी की फोटो।
पार्ट 9 पे सिंहासन बत्तीसी पे राजा विक्रमादित्य, पार्ट 10 पे नालंदा विश्वविद्यालय, पार्ट 11 पे राजा भरत, पार्ट 12 पे भगवान नटराज, पार्ट 13 पे राजा भगीरथ, महाबलीपुरम का मंदिर शेषनाग, पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, पार्ट 16 पे रानी लक्ष्मीबाई, पार्ट 17 पे महात्मा गांधी, पार्ट 18 पे नोआखाली का दंगा जो हुआ था उसकी फोटो, पार्ट 19 पे सुभाष चंद्र बोस, पार्ट 20 पे हिमालय पर्वत, पार्ट 21 पे थार का राजस्थान का रेगिस्तान, पार्ट 20 पे समुद्र की लहरें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जिस दिन से लागू हो जाएगा हम वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन की सही इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देंगे। चूंकि आज का विषय जस्टिस है, तो अब हम बात करते हैं जस्टिस के ऊपर। संविधान के प्रियम्बल में पहला वर्ड क्या यूज किया? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। सवाल यह है कि पहले भारत में जस्टिस सिस्टम कैसा था? चाहे आप छत्रपति शिवाजी महाराज का जस्टिस सिस्टम देखिए, रानी अहिल्याबाई होलकर का जस्टिस सिस्टम देखिए, और पहले जाइए चाणक्य जस्टिस सिस्टम देखिए। हमारे देश में जस्टिस के 4 कैटेगरीज थी। फर्स्ट वन वाज जस्टिस विद इन आवर। कितने देर में मुकदमे का फैसला? जोर से बोलिए जरा। 1 घंटे में। द सेकेंड कैटेगरी वाज जस्टिस विद इन डे। कितनी देर में फैसला? 1 दिन में। ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस है तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह में फैसला। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है तो जस्टिस विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर फैसला। चाणक्य के समय, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, या हमारा जब तक जस्टिस सिस्टम था, कोई मुकदमा 1 महीने से ज्यादा गया ही नहीं। और आजकल क्या चल रहा है? जस्टिस विद इन 5 डिकेड। जस्टिस विद इन 5 डिकेड क्यों चल रहा है? इसको आप समझो। आज का मुकदमा इतना लंबा चल क्यों रहा है? पहले क्यों नहीं चलता था, आज क्यों चल रहा है? 5 लोग बैठे, दोनों पक्ष आए, उन्होंने बोला जी ये मेरा घोड़ा चोरी कर लिया, या मेरी गाय चोरी कर लिया, XYZ मेरा ये सामान चोरी कर लिया। तो बोला अच्छा चोरी किया पक्का? बोले हाँ। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से, जैसे नागालैंड में था, वो बोले जी मेरा घोड़ा चोरी कर लिया, तो बोले काम करो ये मिट्टी उठा के मुंह पे रखो और मिट्टी रख के बोलो मेरा घोड़ा चोरी किया। नॉर्थ इंडिया में क्या सिस्टम था? बोला मेरा घोड़े चोरी किया? बोले हाँ चोरी किया। एक लोटे में उनको गंगा जल दिया, गंगा जल में तुलसी रखा, सोना रखा, बोले ये लोटा हाथ में लेके अब बोलो मेरा घोड़ा चोरी किया। राइट? सो दिस वाज अंडरटेकिंग। पहले धर्म इतना प्रभावी था कि लोग झूठ बोलते नहीं थे, और आज झूठ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। आर्टिकल 19। आज झूठ बोलना, झूठी शिकायत करना, झूठा FIR करना, झूठी जांच करना, झूठी गवाही देना, झूठा एफिडेविट फाइल करना, क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दुनिया के कई देशों ने हमारे जुडिशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया। भारत में जो सबसे बड़ा क्राइम था वो मर्डर नहीं था, भारत में सबसे बड़ा क्राइम था झूठ। और दुनिया के कई कंट्रीज ने उठाया। ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने की सजा 7 से 14 साल, अमेरिका में झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल, और भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसीलिए मुकदमा बढ़ रहा है, इसलिए मुकदमा बढ़ रहा है। भारत में 9/11 हुआ। 9/11 की रेकी किसने किया? अमेरिका के डेविड कोलमैन हेडली ने। डेविड कोलमैन हेडली को पकड़ा, बोला तुमने रेकी किया क्या? बोले हां किया। सोचो, अमेरिका का आतंकवादी भी एकदम सच्चा बोलता है। भारत के ठीक ठाक लोग भी सच बोलने से 2 बार सोचते हैं, सच बोलूं या झूठ बोलूं। क्यों बोला? क्योंकि यूएस में रेकी करने की सजा 10 साल और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल।
तो वो समझ गया कि अच्छा सच बोल दूंगा तो 10 साल जेल में रहूंगा, और अगर बोला रेकी नहीं किया तो मेरा ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे और टेस्ट में मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर कितनी सजा होगी? तो सही क्या करना, फिर क्या कर दिए? सच बोल दो। ब्रिटेन में जिसका जुडिशियल सिस्टम हमने कॉपी पेस्ट मारा, वहां आज क्या चल रहा है? हारी हुई पार्टी जीते हुए पार्टी के वकील की पूरी फीस देती है। समझ रहे हैं आप? जो मुकदमा हार जाएगा, इसका मतलब वो झूठा था, वो गलत था, इसका मतलब जो आदमी सच था वो परेशान हुआ, तो जो जीता उसके वकील की जितनी फीस है वो जीता वाला नहीं देगा। कौन देगा? हारा वाला। तो फेक केसेस होंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। एक तो झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा, और हार गए तो पूरे वकील की फीस। कोई बोलेगा क्या? नहीं। हमारे देश में हमारा सिस्टम जिन लोगों ने फॉलो किया, वहां जस्टिस विद इन वीक हो रहा है, जस्टिस विद इन मंथ हो रहा है, और हमने जिनका सिस्टम फॉलो किया उसके चक्कर में हम जस्टिस विद इन 5 डिकेड चल रहे हैं। और भारत की 50% समस्याओं का रूट काज इनइफेक्टिव, आउटडेटेड एग्जिस्टिंग पुलिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम है। 50%। मैं तो कह रहा हूं जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे वो बड़ा व्यापारी है, चाहे वो मिलियनेयर है, चाहे बिलियनेयर है, छोटे छोटे काम में उसका कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा फंस जाता है, 10 साल मुकदमा चलता रहता है। यहां के लोगों का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। कैसे बर्बाद हो रहा है? मुंबई में एक फ्लाईओवर बन रहा था, टेंडर हुआ 600 करोड़ में। दूसरी पार्टी जिसको टेंडर नहीं मिला, उसने वहां के कुछ लोगों को पकड़ा, फिशरमैन को पकड़ा, और एक उल्टी सीधी पिटीशन फाइल करा दिया कि ये फ्लाईओवर बनने से मछली मर जाएगी। रियल आपको घटना बता रहा हूं, मुंबई का वर्ली सीलिंग आपने सुना होगा मुंबई का, मैं उसकी बात बता रहा हूं। फिशरमैन से पीआईएल फाइल करा दिया, और वो पीआईएल चली 6 साल, और उसके बाद वो पीआईएल रिजेक्ट हुई, और फिर दोबारा टेंडर हुआ तो 1600 करोड़ का हुआ। पहले वो फ्लाईओवर कितने में बन रहा था, और पैसा किसका था फ्लाईओवर बनाने का? किसका? अरे बोलो मेरा। मेरा नहीं तो बोलो मेरे पापा का। आपका नहीं है, बोलो आप टैक्स, आपके पिताजी का। और बाद में वही 1600 करोड़ का हुआ। तो जो 1000 करोड़ रुपए लागत ज्यादा आई, किसके कारण आई? किसके कारण आई? हाँ। ना सड़े हुए जुडिशियल सिस्टम के कारण, उसके कारण आई। इसलिए कह रहा हूं जुडिशियल रिफॉर्म करना जरूरी है। इफ यू वांट टू प्रमोट सोशलिज्म, वी मस्ट हैव जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल. If you want to promote secularism, not pseudo-secularism, real secularism, then we must have justice within here, justice for all. If you want a vibrant democracy, we must have justice within here, justice for all. If you want social justice, economic justice, political justice, we must have justice within here, justice for all. If you want liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith, we must have justice within here, justice for all. If you want equality, equal opportunity, we must have justice within here, justice for all. भारत में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो कश्मीर का अलगाववाद है, चाहे वो पूर्वोत्तर का अलगाववाद है, चाहे मणिपुर का अलगाववाद है, चाहे वो नागालैंड का अलगाववाद है, चाहे वो मिजोरम का अलगाववाद है, या XYZ कहीं का भी है, छत्तीसगढ़ का अलगाववाद है, या नक्सलवाद है, या माओवाद है, जो भी है जिससे लोग परेशान हैं, इनका रूट काज ये है कि सेपरेटिस्ट को पता है यहां कुछ भी कर लो, कोई ज्यादा कुछ होना नहीं है। और उसका कारण आपको बताता हूं। 1985 में पूरे देश में जेनोसाइड हुआ था सिखों का। सिखों का नरसंहार हुआ था 1985 में। वी आर इन 2025। 41 ईयर, 41 साल बीत चुके हैं,
और अब जाके सजा हुई है, और वो भी नहीं होती। वो तो मैंने PIL फाइल किया कि एमएलए एमपी का मुकदमा फास्ट ट्रैक होना चाहिए। आप लोग गूगल कर लेना एमएलए एमपी कोर्ट अश्विनी उपाध्याय, पूरे देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बनी है। उसके बाद तब जाके अब सजा होना शुरू हुई है। और अभी कहां से सजा हुई है? अभी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। उसके बाद अपील होगी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बाद अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। जिन लोगों को सजा 41 साल के बाद हुई है वो 90 साल के हो चुके हैं, 85 साल के हो चुके हैं। तो जब तक अपील होगी उसके पहले उनकी अपील हो जाएगी। ऐसा सिस्टम चाहिए क्या? नहीं। अगर 84 में जिन लोगों ने जेनोसाइड किया था उनको 1 साल के अंदर फांसी दे दिया होता, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दिया होता, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लिया होता, तो हो सकता है 1990 में जेनोसाइड नहीं होता। 1990 में कश्मीर में हुआ ना जेनोसाइड, और जिन्होंने जेनोसाइड किया उनको कुछ हुआ क्या? अभी उनका भी ट्रायल चल रहा है। 99 के जिन लोगों ने जेनोसाइड किया था, जिन लोगों ने वहां को भगाया, सबको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया, उसमें किसी को फांसी सुना क्या आपने? नहीं। उनका भी ट्रायल हो रहा है, अभी ट्रायल ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जौनपुर, वहां 85 में एक मुकदमा शुरू हुआ 10 बीघे जमीन का, जौनपुर में। उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने एक व्यक्ति को 10 बीघे जमीन दे दिया, दूसरे वाले ने फर्जी उनकी वसीयत करा लिया। तो असली में वास्तव में 31 मार्च को मरे थे। जिसने फर्जी वसीयत कराया उसने 1 अप्रैल को वसीयत कराया और 2 अप्रैल को उनको मरा हुआ दिखा दिया। 40 साल बीत चुके हैं, अभी तक यह डिसाइड नहीं हुआ कि रघुवीर मिश्रा उनका नाम था, कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। यह पता करने के लिए कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। पूरी दुनिया में नार्को टेस्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में ब्रेन मैपिंग टेस्ट सिस्टम शुरू हो चुका। पहले हमारे पास कबूतर होते थे संदेश देने के लिए, फिर लैंडलाइन आया, आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन हो गए, टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो टेक्नोलॉजी पता करके ये भी पता कर सकते हैं कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। जो कह रहा है 31 मार्च उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो, जो कह रहा है 2 अप्रैल को मरे उसका टेस्ट कर लो। और वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं। और फर्जी सर्टिफिकेट क्यों बनवा लिया? क्योंकि फर्जी वसीयत बनवाना भी सीरियस क्राइम नहीं है, फर्जी विल डीड बनवाना भी सीरियस क्राइम नहीं है। फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी वोटर आईडी बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, कुछ भी फर्जी बनवाना सीरियस क्राइम नहीं है। इसलिए कई बार अब विश्वास नहीं हो तो 10,000 रुपए लेके जाओ और जिसके नाम का चाहिए, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जिसके नाम का चाहिए उसके नाम का आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट 10,000 में लेके आ जाओ। यह कड़वी सच्चाई। क्यों चल रहा है? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना दोनों गंभीर अपराध नहीं। भारत में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस समय। हर केस में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष चाहता है हमको जल्दी से जस्टिस हो मिल जाए और दूसरा चाहता है मुकदमा देरी तक चले। जिसके बेटे का मर्डर हुआ वो क्या चाहेगा? मुकदमा जल्दी, बोलो क्या वो चाहेगा? वो जल्दी खत्म हो जाए। जिसने मर्डर किया वो क्या चाहेगा? मुकदमा। और हो क्या रहा है? देर तक चल रहा है। तो जस्टिस सिस्टम पीड़ित के साथ है या उस मर्डरर के साथ है? जिसका रेप हुआ वो चाहेगा मुकदमा जल्दी से खत्म हो, जल्दी से सजा हो। जिसने रेप किया वो चाहेगा मुकदमा लंबा चले, और मुकदमा लंबा चल रहा है। तो जस्टिस सिस्टम रेप किसके साथ है? रेपिस्ट के साथ है। जो भ्रष्टाचारी है वो चाहेगा मुकदमा लंबा चले, जो ईमानदार है चाहे जल्दी मुकदमा खत्म हो जाए। जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करने वाले चाहेंगे मुकदमा लंबा चले, और मुकदमा लंबा चल रहा है। तो सिस्टम किसके साथ है? इसको बदलना है। क्या करना है? हमें अपने एंशिएंट सिस्टम को लाना है।
5 करोड़ मुकदमे से 5 करोड़ परिवार जस्टिस का वेट कर रहे हैं। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलो, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, छोटा परिवार है, मैं एवरेज 2 बच्चे मान के चल रहा हूं, 5-7 छोड़ देते हैं, तो 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार, यानी एक परिवार में 6 आदमी, तो 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। भाई जब तारीख पे तारीख पड़ती है तो बेटा तारीख जाता है हर बार महीने कोर्ट, तो माता पिता भी टेंशन में होते हैं, पत्नी भी टेंशन में होती है, 2 बच्चों को भी टेंशन होती है, तो अल्टीमेटली 30 करोड़ लोग टेंशन में है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में मुकदमों से कितने लोग टेंशन में है? तो 15 ऑस्ट्रेलिया के बराबर लोग मुकदमों का टेंशन में है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, यहां मुकदमों से कितने लोग टेंशन में है? 7 कनाडा के बराबर, 7 कनाडा 1 ऑस्ट्रेलिया। रूस का क्षेत्रफल 15 करोड़, भारत में मुकदमों कारण 30 करोड़ लोग टेंशन में, तो 2 रूस के बराबर। समाधान क्या है? क्रिमिनल लॉ की शुरुआत कैसे होती है? आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं पुलिस स्टेशन पे, इंस्पेक्टर के नाम, टू पुलिस स्टेशन इंचार्ज सो, उसमें अपनी शिकायत लिख देते हैं। अगर नीचे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो मैंने बात लिखी है यह सब सच है, जरूरत पड़ने पे इसके लिए मैं अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, और मुझे यह भी पता है कि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होती है। ऊपर सारी बात लिख देगा, लेकिन जब यह अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी ना कि मैं अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूं और मुझे यह भी पता है कि 10 से 20 साल की सजा होती है, झूठी शिकायत होगी क्या? जोर से बोलो जरा। झूठी एफआईआर होगी क्या? बाद में चार्जशीट बनती है तो गवाह चाहिए होते हैं, मुकदमा चलता है तो भी गवाह चाहिए होते हैं। जैसे ही विटनेस बॉक्स में बुलाएं किसी को, उससे अंडरटेकिंग ले लें कि जो मैं गवाही दे रहा हूं सब सच है, मैं अच्छी तरीके जानता हूं, और जो गवाही दे रहा हूं इसके लिए जरूरत पड़ने पे मैं अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, और मुझे पता है कि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होती है। झूठी गवाही कोई देगा क्या? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, जापान में तो वाइफ अपने हस्बैंड के लिए झूठी गवाही नहीं करती है, सोचती है तो फंसा है, काम का हमको भी फंसा देगा 10 साल के लिए। हां, भाई के लिए गवाही नहीं करता, पिता बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं करता कि एक तो क्राइम में फंसा हुआ है, मैं गवाही दे दूं खामखा मैं भी फंस जाऊंगा। और यहां भारत में आपको गवाह लाने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा माल पानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसको आप कभी नहीं देखा आपने, ना उसने आपको देखा ना आपने उसको देखा, वो आपके क्राइम के हिसाब से गवाही दे देगा। चोरी डकैती है तो 10,000 रुपए लेगा, आपने ड्रग स्मगलिंग किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, ज्यादा पैसा कमाया है तो 50,000 ले लेगा, आपने मर्डर किया है 1 लाख लेगा। इतने में आपको गवाही दे देगा कि मैं इनको जानता हूं, मैं तो इनको 7 पीढ़ियों से जानता हूं, बहुत भले आदमी है, और जब यह हत्या हो रही थी तब तो मेरे घर में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। क्यों? क्योंकि झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए मुकदमा लंबा चल रहा है। इंस्पेक्टर 1 लाख रुपए लेता है, 2 लाख रुपए ले लेता है, झूठी चार्जशीट बना देता है, झूठा इन्वेस्टिगेशन कर देता है। क्यों? क्योंकि झूठा इन्वेस्टिगेशन करना भी कोई सीरियस क्राइम नहीं है। और याद रखिए, करप्शन की मार किस पे पड़ती है? गरीब पे। गरीब आदमी दबंग के खिलाफ फर्जी मुकदमा करवा सकता है क्या? दबंग गरीब के खिलाफ करा सकता है 50,000 रुपए देके। गरीब आदमी झूठा गवाह ढूंढ सकता है क्या 1 लाख रुपए देके? नहीं। दबंग 1 लाख रुपए देके गरीब के खिलाफ 10 गवाह खड़ा कर सकता है।
तो ये जो इंटायर एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ये हमारी सोशल हार्मोनी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। आशीष जी, इस जो जुडिशियल सिस्टम है, गांव की पूरी सामाजिक समरसता टूटी हुई है। और मैं कई गांवों में जाके देखा, एक गांव है 20 घर है, बड़े आराम से 20 घर रह रहे थे, होली मना रहे थे, दिवाली मना रहे थे, त्योहार मना रहे थे, बेटी की शादी में सब एक दूसरे के शामिल हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था। एक खुरापाती आदमी ने एक गरीब की जमीन पे कब्जा कर लिया। वो गरीब क्या करता, वो लाठी लेके खड़ा हो गया। उसके 4 बेटे थे तो लाठी लेके खड़ा हुआ, भाई हम जमीन पे कब्जा नहीं करने देंगे। दबंग ने क्या किया, उसके 4 बेटे तो नहीं थे, उसके पास माल पानी था, उसने 1 लाख रुपए दिया थानेदार को और गरीब के खिलाफ FIR करवा दिया कि हमको मारने दौड़े। अभी तक झगड़ा 2 परिवारों में है, बाकी के गांव के परिवार इस झगड़े से बाहर है। लेकिन अब FIR हो गया तो जांच होगी, और जांच होगी तो गवाही होगी। तो गवाही जब शुरू होगी तो सारे गरीब एक तरफ हो गए और सारे दबंग एक तरफ हो गए। तो जो गांव एक साथ होली मना रहा था, एक साथ दिवाली मना रहा था, एक साथ त्योहार मना रहा था, अब वो 2 पार्ट में हो गया। अब चार्जशीट फाइल हो गई, अब चलेगा ट्रायल चलेगा 20 से 30 साल। 20 से 30 साल तक वहां आना जाना रहेगा। अब वो गांव वाले जो एक साथ होली दिवाली मनाते थे, एक ही बस में जा रहे हैं तारीख पे तारीख गवाही देने, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। और कई बार तो ऐसा हुआ कि पता चला गवाही देने जा रहे थे, रास्ते में फिर झगड़ा हो गया, तो जो पहले 10 साल में ठंडा हुआ था फिर ताजा हो गया। अब कोई किसी की बेटी की शादी में नहीं आ जाता, कोई पूरी तरीके से जो सोशल हार्मोनी खराब हो चुकी है। एग्जिस्टिंग सिस्टम के कारण केवल करप्शन नहीं बढ़ रहा, क्राइम नहीं बढ़ रहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं बढ़ रही है, ड्रग स्मगलिंग नहीं बढ़ रही है, नक्सलवाद नहीं बढ़ रहा है, माओवाद नहीं बढ़ रहा है, बल्कि सोशल हार्मोनी भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही है। समाधान, जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। कैसे होगा? आप झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए। आपको यह करना पड़ेगा, कानून में बदलाव करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। और झूठी वसीयत, झूठी विरासत, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा एज सर्टिफिकेट, झूठा इनकम सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट है, इसको बनाना और बनवाना, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए। अल्टीमेटली मुकदमा लंबा तभी चलता है जो दबंग है उसको लंबा खींचता है, और लंबा कैसे खींचता है? फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए, फर्जी गवाहों के जरिए। और ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध हो जाए, फर्जी गवाही देना गंभीर अपराध हो जाए, तो वही आपको बताया डेविड कोलमैन हेडली वाला आतंकवादी था, रेकी किया था 9/11 की, लेकिन जैसे ही पकड़ा गया एकदम शुद्ध अंतःकरण से बोला हां हां हमने रेकी किया है। यही इसका समाधान है। अगर इसको हम करेंगे तो घूसखोरी भी खत्म होगी, जमाखोरी भी खत्म होगी, मिलावटखोरी भी खत्म होगी, कालाबाजारी भी खत्म होगी, मानव तस्करी भी खत्म होगी, नशा तस्करी भी खत्म होगी। आखिर भारत में ऐसा कोई कॉलेज है नहीं, ऐसा कोई कॉलेज है जहां ड्रग नहीं बिक रही है? ईमानदारी से बताना, ऐसा कोई कॉलेज है भारत में जहां पे गांजा नहीं पहुंच रहा है, अफीम नहीं पहुंच रही है, चरस नहीं पहुंच रही है? आप लोग गूगल करना, सिंगापुर, गांजा 900 ग्राम और फांसी, ये 4 शब्द डालना गूगल पे। एक व्यक्ति मात्र 900 ग्राम गांजा लेके सिंगापुर में कॉलेज के पास पहुंचा था, लड़कों को गजड़ी बनाने के लिए, उठा के फांसी दे दिया। अब सिंगापुर में कोई गांजा लेके पहुंचेगा क्या? जोर से बोलो जरा। नहीं। भगवान राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन अभी तक हमने राम नीति को इंप्लीमेंट नहीं किया। भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित।
हम हरे राम हरे कृष्णा करते तो हैं, लेकिन कृष्ण नीति सठे साठ्यम समाचरित उसको हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। देश में शांति तभी आती है, समृद्धि तभी आती है, खुशहाली तभी आती है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। कोई घर तभी अच्छा चलता है, मां बच्चे को प्यार देती है और पिता का ऊपर से खौफ रहता है, बच्चे एकदम फिट होकर रहते हैं। सही है कि नहीं? ऐसे ही चलता है, एक का प्यार एक का खौफ। अच्छा बर्तन तब बनता है जब कुम्हार एक हाथ से ऊपर उठाता है और ऊपर वाले हाथ से दबाता है। ये अंदर वाला शिक्षा में संस्कार है और ऊपर वाला कानून का खौफ है। बर्तन तभी अच्छा बनता है जब एक कुम्हार का एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक विकसित भारत बना पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत में जितनी समस्याएं हैं, इसमें कोई भी समस्या, जो समस्या में लगता है लाइलाज है, अगर आप मुझे पूछोगे अलग से, मैं बताऊंगा कि किस देश ने इसका बहुत बढ़िया इलाज किया। उदाहरण के लिए आप गूगल करना, चाइना में अभी वहां के लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। कुछ देशों में करप्शन पे फांसी है, कुछ देशों में ड्रग स्मगलिंग पे फांसी है, कुछ देशों में झूठ बोलने पे 20-20 साल की सजा है। अलग अलग है, जो उन्होंने देखा उनके यहां जो समस्या जा रही थी उसके हिसाब की इलाज किया। यही हमारे यहां भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यह करना पड़ेगा, हमें वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। जो हमने 50 तरीके के कानूनों का मकड़ जाल बना रखा है, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अलग कानून, दुनिया भर का, इसको मर्ज करके यूएस की तरीके, यूएस में एक फेडरल पिनल कोड चलता है, उसकी तरीके एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। और ये 1908, ये जो 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है, इसको हमें मॉडर्न बनाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए लैब बनाना पड़ेगा, और पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। तब जस्टिस विद इन ईयर होगा, और तब जस्टिस विद इन ईयर होगा तब विकसित भारत बनेगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरश्रित नीति। समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बस करना ही पड़ेगा, नियम कानून बदलना पड़ेगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। एक काम करो, बहुत देर से सुन रहे हो, खड़े हो जाओ थोड़ी देर। अरे सर आप क्यों खड़े हो गए? हम तो बच्चों को उठा रहे थे। पीछे पीछे बोलो, हमें चाहिए आजादी। जेएनयू का नारा सुना कि नहीं सुना? हमें चाहिए आजादी, वही वाला नारा, वो हमारा नारा था, जेएनयू वालों ने ले लिया, उसको हम रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलामी के नाम से, अरे हमें मत रिपीट करो, बोलो हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, भ्रष्टाचार और अपराध से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैंने पहले कहा था मैं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूं, वनडे में बड़ा मुश्किल हो पाता है।